हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। मैं रणधीर सिंह एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल विंग से उड़ान में। तो आज हम पॉलिटिकल लेक्चर फिर कंटिन्यू करेंगे। अब पॉलिटिकल लेक्चर में हम क्या कंटिन्यू करने वाले हैं आज। पीछे हमने लास्ट लेक्चर्स में हमने क्या पढ़ा था, प्रीएम्बल के बारे में पढ़ा था। उसके पहले हमने इंट्रोडक्शन पढ़ी थी किसकी, कॉन्स्टिट्यूशन की, उसके थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ा था। आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले कि व्हाट इज लेजिस्लेटिव, ठीक है, व्हाट इज एग्जीक्यूटिव, व्हाट इज जुडिशरी, राइट। और कॉन्स्टिट्यूशंस ने क्या पावर्स दिए हैं इनको, इनके पास क्या पावर्स हैं, ये बेसिकली होती क्या है, और कॉन्स्टिट्यूशन ने इनकी पावर्स कैसे डिमार्केट की है, और ये कैसे अपने अपने फील्ड में कैसे काम करते हैं, राइट। अब देखो, लेजिस्लेटिव मैंने आपको पहले ही बताया था, लेजिस्लेटिव का मतलब होता है लॉ मेकिंग बॉडी, कानून बनाने वाली बॉडी, ठीक है। और मैंने ये भी आपको पिछली बार बोला था कि हमारा क्या है, इंडिया में डुअल गवर्नमेंट है। डुअल गवर्नमेंट मतलब देयर इज क्लियर कट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, हमने डिवीजन ऑफ पावर्स करी हुई है, ठीक है। आर्टिकल 246 में हमने 3-fold डिवीजन करी है, किसकी, लेजिस्लेटिव पावर्स की। अब इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, फेडरलिज्म मिल रहा है। फेडरलिज्म मतलब क्या हो गया कि दो तरह की गवर्नमेंट, सेंटर में जो लॉ बनाएगी अंडर विच यूनियन लिस्ट, ठीक है, वो कौन बनाएगी, पार्लियामेंट बनाएगी, ठीक है। और स्टेट में पार्लियामेंट जैसी बॉडी जो स्टेट में लॉ बनाएगी वो क्या होगी, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, और स्टेट लेजिस्लेचर आप उसको बोल सकते हो, ठीक है। अब पार्लियामेंट बेसिकली किससे मिलकर बनी होती है, पार्लियामेंट मिलकर बनी होती है लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। अब देखो, प्रेसिडेंट इज नीदर ए मेंबर ऑफ लोकसभा नॉर ए मेंबर ऑफ राज्यसभा, बट ही इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। व्हाई? क्योंकि प्रेसिडेंट के एसेंट के बिना, जब तक प्रेसिडेंट एक बिल को, जब बिल बन जाए, दोनों हाउसेस पास करते हैं, ठीक है, फाइनली वो किसके पास पहुंचता है, प्रेसिडेंट के पास। जब तक प्रेसिडेंट उस पर एसेंट नहीं देगा वो बिल लॉ या एक्ट नहीं बन सकता, ठीक है। तो इसलिए प्रेसिडेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है किसका, पार्लियामेंट का, ठीक है जी। अब लोकसभा के बारे में थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए, बाद में हम इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेंगे। लोकसभा में टोटल सीट्स कितनी होती हैं, 552 सीट्स, और राज्यसभा में टोटल सीट्स कितनी होती हैं, 250 सीट्स होती हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, लेजिस्लेटिव बॉडी है जो क्या करती है, कानून बनाती है, ठीक। अब एग्जीक्यूटिव बॉडी कौन सी हुई, एग्जीक्यूटिव बॉडी वो बॉडी है जो कानून लेजिस्लेटिव बनाता है, राइट। जो कानून पार्लियामेंट ने बनाया है उसको क्या करना है, इनैक्ट करना, लागू करना, इंप्लीमेंट करना, ये किसका काम होता है, एग्जीक्यूटिव बॉडी का। अब एग्जीक्यूटिव बॉडी दो तरीके की है, एक एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, एक होता है परमानेंट एग्जीक्यूटिव बॉडी। देखो, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स कौन हो गए, प्रेसिडेंट हो गया, यूनियन मिनिस्टर हो गया, प्राइम मिनिस्टर हो गए, ये पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है। परमानेंट एग्जीक्यूटिव कौन से हो गए जी, ब्यूरोक्रेट्स हो गए, सिविल सर्वेंट्स हो गए, ठीक है, आईएएस, ठीक है, और स्टेट में हो गए केएएस, आईपीएस, ये क्या हो गए जी, हमारे परमानेंट एग्जीक्यूटिव हो गए, ठीक है। अब व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जुडिशरी, जुडिशरी का क्या काम है, देखो, जुडिशरी का ये काम है, कॉन्स्टिट्यूशन ने जुडिशरी को ये काम दिया हुआ है कि भाई तू ध्यान रखना कि कोई लेजिस्लेटिव ऐसा कानून ना बना दे जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के अकॉर्डिंग ना हो, या एग्जीक्यूटिव कोई ऐसा कानून लागू ना कर दे जो लेजिस्लेटिव बनाए उसको इस तरीके से लागू ना करे कि वो किसी सिटीजन के फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट करे, या वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के अकॉर्डिंगली ना इनैक्ट हुआ हो। अगर ऐसा हो कि ये दोनों अगेंस्ट जा रहे हैं, अगेंस्ट व्हाट, provisions of the constitution, then I am giving you the authority under judicial review कि आप क्या कर सकते हो, माननीय सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, आप उस कानून जो बना है उसको आप नल या वॉइड डिक्लेयर कर सकते हो, मतलब आप उसको इलीगल या अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकते हो। ये किसको अथॉरिटी दी है हमने, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट को, ठीक है जी। ये है डिफरेंस बिटवीन लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। अब देखो, हम आएंगे शेड्यूल्स में। हमने पहले प्रीएम्बल पढ़ा था, प्रीएम्बल के बाद हम आर्टिकल्स पढ़ेंगे। आर्टिकल्स में मैं आपको बताऊंगा कि आपको आर्टिकल्स कौन से याद रखने, जैसे आपके सिलेबस में अगर फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपीज मेंशन्ड हैं तो आपको फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपीज में जितने भी आर्टिकल्स आते हैं, डील करते हैं, आपको वो नहीं भूलना चाहिए। जैसे पार्ट 3 जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का तीसरा हिस्सा
किसके बारे में बात करता है कि सिटीजन्स को क्या हमने हक दिए, क्या बेसिक अधिकार हैं, ठीक है। तो वो जो आर्टिकल स्टार्ट होते हैं वो स्टार्ट होते हैं आर्टिकल्स 12 to 35, जो आपको नहीं भूलने, ठीक है। और पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसके साथ डील करता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो इसमें जो आर्टिकल्स मेंशन्ड है वो भी आपको नहीं भूलने, ठीक है। अब ये मैं फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी में बिल्कुल डिटेल वीडियो बनाऊंगा, उसके आप टेंशन मत लो। अब हम आज शेड्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे। हम ना कितनी बार हमने पढ़ा, ओरिजिनली अवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसिस्ट ऑफ व्हाट, हाउ मेनी आर्टिकल, प्रियम्बल 395 आर्टिकल्स डिवाइडेड इनटू 22 पार्ट्स एंड 12 शेड्यूल्स। मतलब शुरू में ओरिजिनली जब हमने अपनी कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करा तो हमारे कितने शेड्यूल्स थे, 8 शेड्यूल्स थे। और प्रेजेंटली शेड्यूल्स कितने हैं जी, 12 शेड्यूल्स है। कितने शेड्यूल्स हैं जी, 12 शेड्यूल्स है। ओरिजिनली कितने थे, 8 थे, ठीक है। अब बेसिकली शेड्यूल्स होते क्या, देखो शेड्यूल्स का इंटरलिंक होता है किसके साथ, आर्टिकल्स के साथ। यहां आप ये बोल सकते हैं कि जो आर्टिकल्स को सप्लीमेंट करते हैं वो शेड्यूल्स हैं। मतलब ये कि देखो हमने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आगे ही बहुत लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है ना, तो अगर हम आर्टिकल्स को पूरी तरीके से इलैबोरेट करना स्टार्ट कर देते हैं, सब कुछ उसमें ऐड कर देते, जो उसके टाइटल मेंशन्ड है उसके अंदर सब उसको मेंशन करते हैं, तो हमें बहुत मुश्किल हो जाता, कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बल्कि बन जाता। इसलिए वो आर्टिकल्स बल्कि ना लगे या कॉन्स्टिट्यूशन ज्यादा बल्कि ना लगे, तो उनको सप्लीमेंट करने के लिए हमने क्या बनाए जी, शेड्यूल्स बनाए, ठीक है। जैसे एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा, आर्टिकल 1 बोलता है डिस्क्राइब्स दैट इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट, इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। इसका मतलब क्या है कि भाई इंडिया क्या है, यूनियन है किसकी, स्टेट्स की, ठीक है। अब उसमें उन्होंने ये नहीं बताया कि कौन सी स्टेट का टेरिटोरियल एरिया क्या है, ठीक है, बाउंड्री क्या है, कहां तक एक्सटेंड करता है, क्या यूटीज है, नेम क्या है यूटीज का। वो अगर हम सब आर्टिकल्स में मेंशन करना स्टार्ट हो जाते हैं स्टेट के बारे में पूरा, तो वो आर्टिकल बहुत बल्कि हो जाता। इसलिए उसके रेफरेंस में जो हमने तैयार किया दैट इज फर्स्ट शेड्यूल। फर्स्ट शेड्यूल बेसिकली क्या बोलता है, फर्स्ट शेड्यूल हमें पूरा बताता है जो आर्टिकल 1 में जो नहीं बताया गया उसके बारे में डिटेल कहां पे बताया गया। शेड्यूल फर्स्ट में क्या बताया कि भाई हमारे स्टेट्स के नाम क्या हैं, हमारे यूनियन टेरिटरीज के नाम क्या हैं और उनका क्या टेरिटोरियल एरिया कितना है, कहां तक एक्सटेंड करते हैं वो, ठीक है। वो सब कौन से किसमें मेंशन्ड है, फर्स्ट शेड्यूल में मेंशन्ड है। तो आप आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि शेड्यूल्स क्यों लाए गए, ठीक है, और क्यों इंट्रोड्यूस करेंगे। अब सेकंड शेड्यूल किसके साथ डील करता है बच्चा, सेकंड शेड्यूल डील करता है कि प्रेसिडेंट की क्या सैलरी होगी, ठीक है, क्या एडवांटेज उसको मिलने वाले, क्या फायदे मिलने वाले बीइंग ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, क्या अलाउंसेस हम देने वाले, ठीक है जी। प्रेसिडेंट को उसके बाद कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जिसको कैग भी बोलते हैं, ठीक है, उसके बाद जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट और भी बहुत सारी ऐसी क्या कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज जिनकी सैलरीज क्या रहने वाली, उनको क्या क्या एडवांटेज होने वाला है, वो किस में मेंशन्ड है, सेकंड शेड्यूल में मेंशन्ड है, ठीक है। उनको क्या क्या फायदे होते हैं, क्या सैलरी रखते हैं, क्या प्रिविलेजेस है, सब कुछ किस में मेंशन्ड है जी, सेकंड शेड्यूल में मेंशन्ड है, ठीक है। अब थर्ड शेड्यूल क्या बोलता है, थर्ड शेड्यूल बोलता है देखो बच्चा जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होती है ना, अथॉरिटीज होती हैं, वो जब भी उस पोस्ट में जब बैठेंगे तो उससे पहले उनको क्या करना पड़ता है, शपथ लेनी पड़ती है, ठीक है। तो अब प्रेसिडेंट को छोड़ के बाकी जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, जैसे आप लगा लो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, यूनियन मिनिस्टर, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट्स, ठीक है, उसके बाद जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, इन सब की क्या ओथ की क्या फॉर्म है, ये किस में मेंशन्ड है, थर्ड शेड्यूल में मेंशन्ड है। किस में मेंशन्ड है जी, थर्ड शेड्यूल में मेंशन्ड है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं फोर्थ शेड्यूल में। देखो फोर्थ शेड्यूल में बेसिकली अगर आप देखेंगे कि राज्यसभा में टोटल कितनी सीट्स हैं, 250 सीट्स हैं। अब हमने ये सीट्स डिवाइड करी हैं और कैसे एलोकेट करी हैं, ऑन द बेसिस ऑफ देयर पॉपुलेशन, ठीक है, कि जिस स्टेट की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन होगी उसको सबसे ज्यादा सीट्स मिलेगी, किसके में, राज्यसभा में उसको सबसे ज्यादा रिप्रेजेंटेशन मिलेगी, वो सबसे ज्यादा अपने रिप्रेजेंटेटिव भेज सकता है, किसमें, राज्यसभा में भेज सकता है वो स्टेट, ठीक है। अब ये सब टैबुलेट फॉर्म में, टेबल फॉर्म में अगर आपको कहां मिलेगा, फोर्थ शेड्यूल में पूरा देखने को कि भाई किस स्टेट को या किस सीटी को कितनी सीट्स मिली हैं, किसमें जी, राज्यसभा में, ठीक है। सपोज करो दिल्ली को 3 सीट्स मिले तो आपको वहां पे टेबल दिखा हुआ मिलेगा कि दिल्ली 3 सीट्स एलोकेटेड,
ठीक है जी। अब फिफ्थ शेड्यूल क्या बोलता है? एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज। ठीक है, अब देखो पहले तो बात की शेड्यूल्ड एरियाज कौन से। अब शेड्यूल्ड एरियाज वो एरियाज हैं, ठीक है, ऐसे एरियाज जहां पे दोज एरियाज विच आर इनहैबिटेड बाय एबओरिजिनल्स। एबओरिजिनल्स मतलब नेटिव पीपल। अगर मैं बोलूं कि आई एम नेटिव ऑफ जम्मू, तो मतलब दिस इज माई नेचुरल प्लेस, बर्थ प्लेस। ठीक है, तो ऐसे शेड्यूल्ड एरियाज विच आर इनहैबिटेड बाय एबओरिजिनल्स, उनको हम क्या बोलते हैं? शेड्यूल्ड एरियाज। और कुछ स्टेट्स के शेड्यूल्ड एरियाज छोड़ के, मतलब असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा, इन स्टेट्स के शेड्यूल्ड एरियाज को छोड़ के बाकी जितने भी कंट्री के शेड्यूल्ड एरियाज हैं, उनको हम कैसे एडमिनिस्टर करेंगे, कैसे चलाएंगे, ठीक है, वो किस में मेंशन्ड है? फिफ्थ शेड्यूल में। अब ये शेड्यूल्ड एरियाज के लिए क्यों मेंशन्ड है? बिकॉज दीज एरियाज आर सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरियाज। तो इनको चलाने के लिए नॉर्मल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑपरेशंस नहीं कर सकते जो हम नॉर्मल एरिया में करते हैं, तो इनको स्पेशल फंक्शंस या स्पेशल ऑपरेशंस चाहिए होते हैं क्या करने के लिए? इन एरियाज को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है जी। बट आप बस इसमें यह बात याद रखना कि फिफ्थ शेड्यूल में हमने असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा को छोड़ के बाकी जितने भी पूरे कंट्री में जितने भी शेड्यूल्ड एरियाज हैं, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल के लिए किस में मेंशन्ड है? कैसे काम करेंगे, कैसे कंट्रोल करेंगे? शेड्यूल 5 में। और शेड्यूल 6 में जो ट्राइबल एरियाज है किसके? ओनली असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा की बात की गई है। अब देखो मैक्सिमम ट्राइब्स जो है ना, वो जिस भी क्या कहते हैं जिन भी कल्चर के पास रहते थे उनमें वो मिक्सअप हो चुके। बट अभी भी जो ट्राइब्स हैं किसकी? असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा की, इनके रूट्स अभी भी अपने ओल्ड कस्टम, ओल्ड कल्चर प्रैक्टिस करते हैं, अभी भी इनकी जड़ें वही हैं। तो इनको चलाने के लिए हमें स्पेशल क्या कहते हैं ऑपरेशंस क्या करने पड़ते हैं? इनैक्ट करने पड़ते हैं, ठीक है, लागू करने पड़ते हैं। और कभी कभी हम इनको ऑटोनॉमी भी देते हैं कि आप अपने कुछ ऑटोनॉमी इनको प्रोवाइड करते हैं। किन के थ्रू? गवर्नर के थ्रू, इन स्टेट के गवर्नर के थ्रू हम इनको कुछ ऑटोनॉमी देते, कुछ इंडिपेंडेंस देते, ताकि ये अपने रिचुअल्स, अपने ट्रेडिशन को क्या करें? फ्रीली प्रैक्टिस कर पाए। ठीक है, और ये क्यों मेंशन्ड है? बिकॉज ये अभी भी इनके रूट्स जो हैं वो पुराने कस्टम, कल्चर, ट्रेडिशन को ही फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, वहीं पे क्या है? इनकी जड़ें हैं। तभी इनके लिए हमने क्या किया है? शेड्यूल 6 में मेंशन किया है कि स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑपरेशंस क्या होंगे? इंप्लीमेंट होंगे इन एरियाज को क्या करने के लिए? चलाने के लिए। ठीक है जी। अब 7th शेड्यूल क्या बोलता है? डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट। जैसे मैंने आपको फेडरलिज्म में बताया था ना, देखो कि यूनियन लिस्ट है, मेंशन्ड है कि भाई यूनियन लिस्ट में कौन लॉ बनाएगा? पार्लियामेंट बनाएगा। स्टेट लिस्ट में कौन लॉ बनाएगा? स्टेट लेजिस्लेचर बनाएगा। और कंकरेंट में ऐसे मैटर्स हैं जिसपे ये दोनों लॉ बना सकते हैं, पार्लियामेंट भी बना सकती है, स्टेट लेजिस्लेचर भी बना सकती है। ठीक है जी, क्लियर है? तो ये किसमें मेंशन्ड है जी? डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन यूनियन एंड द स्टेट 7th शेड्यूल में मेंशन्ड है। ठीक है जी। अब 8th शेड्यूल क्या बोलता है? देखो 8th शेड्यूल ने कुछ लैंग्वेजेस को क्या किया? रीजनल लैंग्वेज को रिकॉग्निशन दिए। किसने? कॉन्स्टिट्यूशन ने। और किन किन लैंग्वेजेस को रिकॉग्निशन मिली है वो किस में मेंशन्ड है? 8th शेड्यूल में। देखो ओरिजिनली 14th लैंग्वेजेस को क्या किया था? कॉन्स्टिट्यूशन ने रिकॉग्नाइज किया था। अब प्रेजेंटली कितने लैंग्वेजेस हैं? 22 लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, और इन 22 लैंग्वेजेस को रिकॉग्निशन किसमें कॉन्स्टिट्यूशन दिया और किसमें मेंशन्ड है? ये 8th शेड्यूल में मेंशन्ड है। अब आप मुझे बताइएगा नीचे कमेंट में मेंशन करके, कमेंट करके कि भाई डोगरी किस अमेंडमेंट से हमने क्या किया था? ऐड किया था 8th शेड्यूल में। ठीक है जी। अब हम आते हैं जी 9th शेड्यूल में। देखो 9th शेड्यूल डील करता है विद द एक्ट्स एंड रेगुलेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म्स को लेके जितने भी एक्ट्स हैं, जमींदारी सिस्टम को एबॉलिशन करने
करने के रिलेटेड जितने भी एक्ट्स हैं या रेगुलेशंस हैं वो किस में मेंशन किए गए हैं, 9 शेड्यूल में मेंशन किए गए हैं। और ये शेड्यूल किससे ऐड किया था, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 से इसको क्या करा गया था, हमने ऐड किया था। मैंने आपको बताया था ना ओरिजिनली हमारे कितने शेड्यूल्स थे, 8 थे, अब कितने हैं हमारे, 12 हैं। तो 9 शेड्यूल किससे ऐड किया गया, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 से इसको क्या करा गया, ऐड करा गया शेड्यूल्स में। ठीक है, अब 10th शेड्यूल क्या है बच्चा, यार ना 10th शेड्यूल बेसिकली इट वाज एडेड बाय 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985। ठीक है, एंड दिस अमेंडमेंट एडेड 10th शेड्यूल और इट डील्स विद दिस शेड्यूल डील्स विद एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन का लॉ का मतलब है कि कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है, को डिस्क्वालीफाई करना अंडर डिफेक्शन, वो क्या प्रोविजंस रहेंगे, किसमें मेंशन्ड है जी, 10th शेड्यूल में मेंशन्ड है। ठीक है जी। अब 11th शेड्यूल किससे डील करता है, देखो 11th शेड्यूल डील करता है लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट कौन सी, दो तरह की, एक पंचायत होती है, रूरल एरियाज में पंचायत, ठीक है, तो अर्बन एरियाज में क्या होती है, म्युनिसिपैलिटी होती है। अब 11th शेड्यूल वाज एडेड बाय 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992, बट दिस एक्ट केम इनटू फोर्स इन 1993। अब इस एक्ट ने क्या ऐड करा था, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 ने क्या ऐड किया था, 12th शेड्यूल भी ऐड किया था। और ये 12th शेड्यूल क्या बताता है कि क्या पावर्स हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी एक पंचायत की, किसमें मेंशन्ड है जी, 12th शेड्यूल में मेंशन्ड है, 11th शेड्यूल में मेंशन्ड है। अच्छा, 12th शेड्यूल किससे डील करता है जी, अर्बन लोकल गवर्नमेंट। अर्बन लोकल गवर्नमेंट क्या हो गया, म्युनिसिपैलिटी। ठीक है, म्युनिसिपैलिटीज की क्या पावर्स रहेंगी, क्या अथॉरिटी रहेगी उनके पास, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, ये किस में मेंशन्ड है, 12th शेड्यूल में मेंशन्ड है। ठीक है जी, एंड दिस शेड्यूल वाज एडेड बाय 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। तो बच्चों आज का हमारा यही टॉपिक रहेगा। एक बार मैं साइड हट जाता हूं ताकि आप पूरा देख लो और नोट डाउन कर पाओ इसको, ये आपके बुक्स में भी मिल जाएगा। ठीक है, तो कल मैं कंटिन्यू करूंगा आगे फंडामेंटल राइट्स को। ठीक है, कल हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे, जो पॉलिटिकल लेक्चर कल स्टार्ट होगा वो फंडामेंटल राइट्स पे रहेगा, उसमें कम से कम 4 से 5 वीडियोस रहेंगी। ठीक है, तभी जाके आपको वो अच्छे से क्लियर होगा। तो आज आप इसमें पूरा इसको याद करो, ये शेड्यूल्स आपको भूलने नहीं चाहिए। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल्स मैं आपको बताऊंगा कि आपको आर्टिकल्स कौन से याद करने हैं। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।